हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया एकदम। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक और आज का टॉपिक है एक्सक्रीशन और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी होने वाला है। तो अपनी एनसीईआरटी निकाल लें, अपनी नोटबुक निकाल लें और जो आलसी बच्चे हैं वो स्नैपशॉट लेते हुए चलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो पहले समझ लें फिर स्नैपशॉट ले लेना, मैं वक्त दूंगा। तो पहले तो समझते हैं एक्सक्रीशन कि एक्सक्रीशन होता क्या है। तो एक्सक्रीशन से थोड़ा बहुत नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सक्रीशन मतलब किसी चीज को एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना। हमारी बॉडी से अगर किसी चीज को बाहर निकाला जाता है दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो पहले जानते हैं एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। हमारे बॉडी में कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और वो जनरेट करती हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को। ठीक है, तो द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और ऐसी प्रोसेस जिससे ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू आपके नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहे हैं, इन चीजों को बॉडी से बाहर निकालना, ऐसी प्रोसेस कहलाती है एक्सक्रीशन। तो अब जानते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं। तो एक मिनट में मार्कर चेंज कर लूं। हाँ, अब इन मार्कर से हम लोग मार्क करेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो बात करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट की। तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट आपके तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका डाइजेस्टिव वेस्ट, ठीक है। सेकंड होता है रेस्पिरेटरी वेस्ट, लास्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। तो एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। डाइजेस्टिव वेस्ट क्या होते हैं? डाइजेस्टिव वेस्ट का मतलब होता है जो भी खाना हम खाते हैं उसमें वो खाना एज इट इज पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं होता। कुछ चीजें उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ जो बाकी बचती हैं वो अलग कर दी जाती हैं। तो जो बची हुई चीजें हैं वो बॉडी से बाहर चली जाती हैं और ऐसी बची हुई चीजों को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव वेस्ट। ठीक है, तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो चीजें बचती हैं दैट इज डाइजेस्टिव वेस्ट। नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी वेस्ट। रिस्पिरेटरी हम सांस लेते हैं, इसमें क्या चीज है जो वेस्ट होता है? तो एक्चुअली में हम सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और बाहर क्या छोड़ते हैं? CO2। तो हमारी बॉडी से जो भी चीज बाहर निकल रही है दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट। तो रिस्पिरेटरी वेस्ट क्या हो गया? CO2 जो बाहर निकल रही है। तो इसमें रिस्पिरेटरी वेस्ट में आ जाता है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लास्ट आता है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं ये समझने वाली चीज है। नाइट्रोजनस वेस्ट पहले एनसीईआरटी में देखते लिखा हुआ है यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर एटसेट्रा। तो यूरिया का मतलब होता है जो लोग यूरिया एक्सक्रीट करें तो उनको हम लोग यूरियोटेलिक, एक टर्म होता है जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और कुछ जो यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। वैसे ये 11th में आपका चैप्टर है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, समझते रहिएगा। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वाटर तो सभी में थोड़ी थोड़ी अमाउंट में पाया जाता है। अब ये बात करते हैं कि एक्चुअली में यूरियोटेलिक कौन होते हैं? तो हम लोग होते हैं। जो आपके मैमल्स हैं वो क्या यूरिया सीक्रेट करते हैं। यूरिया कहां सीक्रेट करते हैं? इन द यूरिनेशन। When we pass out the urine, then a small amount of urea is present in that. ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में यूरिनेशन में जब यूरिन पास करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट में यूरिया पाया जाता है। इसलिए हम मैमल्स को कहते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूरिया का एक्सक्रीट आउट करते हैं। नेक्स्ट है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का मतलब होता है, आपने बर्ड्स को कभी देखा हुआ हो तो बर्ड्स जो एक्सक्रीट करती हैं वो होता है एक वाइट कलर का मैटर होता है वो, दैट इज कॉल्ड फीकल मैटर। और वो जो होता है दैट इज यूरिक एसिड। ठीक है, उसमें पाया जाता है यूरिक एसिड। तो ये आपको देखने को मिलेगा बर्ड्स में। ठीक है, वाटर सभी में पाया जाएगा। एक और होते हैं जो अमोनिया सीक्रेट करते हैं। एक्चुअली में जो पानी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे फिशेस वगैरह, वो अमोनिया सीक्रेट करते हैं, इसलिए उनको हम लोग अमोनोटेलिक कहते हैं। बस सुन लीजिए, कोई ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है, 11th में डिटेल में है। अब यहाँ जो एक चीज समझने वाली चीज है वो ये है कि एक्सक्रीशन जो है उसको आप ये मत समझ लीजिएगा कि एक्सक्रीशन इजेशन होता है।
एक टर्म होता है ईजेशन, ईजेशन, ठीक है। ईजेशन को हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज डीफिकेशन। क्या लिखे दे रहा हूं, डीफिकेशन, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो एक्सक्रीशन इज नॉट इक्वल टू ईजेशन, ठीक है। ईजेशन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ फीकल मैटर इज नोन एज ईजेशन या डीफिकेशन। फीकल मैटर को बाहर निकालना डीफिकेशन कहलाता है। लेकिन एक्सक्रीशन क्या होता है आपका, नाइट्रोजिनस वेस्टेज को बाहर निकालना, ठीक है। जैसे यूरिन का पास आउट, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का पास आउट, स्वेटिंग होना, ये भी क्या है, ये सब नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालना, दिस इज एक्सक्रीशन। तो अब आप स्नैपशॉट ले सकते हैं और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अगर कोई नोटबुक में नोट कर रहा है तो वो नोट कर सकता है, और जो आलसी बच्चे हैं वो स्नैपशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे रफ करें, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, मिटा दें, रफ कर दें, ओके। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट, तो बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है आपका एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इन सब चीजों की बातें करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इट इंक्लूड्स, एक्सक्रीशन में क्या क्या आता है। तो अ पेयर ऑफ किडनी, ये चीजें वर्ड का बहुत ध्यान रखना कि कहाँ पर पेयर लिखा है, कहाँ पर सिर्फ आ लिखा है, ठीक है। पेयर का मतलब होता है जोड़े, पेयर मतलब होते हैं जोड़े, ठीक है। कोई चीज अगर जोड़े में है तो दैट इज पेयर। आ लिखा है, सिर्फ ए लिखा है, दैट इज सिंगल, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है। यहां लिखा है अ पेयर ऑफ किडनी, तो किडनी एक पेयर का मतलब दो, यानी कि एक जोड़ा, ए पेयर, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ किडनी यानी कि टोटल दो किडनी और एक पेयर, ठीक है। तो किडनी का पहले हम काम जानते हैं कि इट फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट। किडनी का काम क्या होता है, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं एंड रिमूव वेस्ट, और नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं, जैसे हमने यूरिनेशन की बात करी थी। अब आपने एक चीज देखा होगा, कई लोगों में क्या होता है कि किडनी काम करना बंद कर देती है। उस केस में क्या होता है, अब वेस्ट तो हमारी बॉडी में बन ही रहा है, वो कैसे बाहर जाएगा। तो वहां पर एक कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। आर्टिफिशियली क्या होता है, एक मशीन होती है जिसके थ्रू पूरा ब्लड क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। जो काम हमारी किडनी कर रही है वो मशीन के थ्रू किया जाता है। ऑफ कोर्स काफी कॉस्टली होता है, और कई बार क्या होता है कि एक किडनी खराब होती है तो दिमाग में ये आता होगा कि एक किडनी खराब हो गई तो उतना अच्छा फिल्टर नहीं होता होगा या कोई परेशानी होती होगी, तो नहीं, आपकी जो दोनों किडनियां काम कर रही हैं वो एक भी कर सकती है, लेकिन दोनों जब खराब हो जाएंगी तब आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में अगर किडनी आपकी खराब हो गई तो एक कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। सिर्फ नाम याद रखिए, कभी सुनने में आए तो कंफ्यूजन ना हो कि ये हमें मालूम नहीं है। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर भी कैसे पेयर में होते हैं, तो यूरेटर्स क्या होते हैं, इनका काम होता है इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। अभी हम फिगर में देखेंगे, अभी सिर्फ सुन लीजिए कि किडनी ने जो ब्लड फिल्टर किया या जो वेस्ट रिमूव किया उसको ड्रेन आउट, ड्रेन आउट का मतलब बाहर की तरफ खींचना, ये काम होता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ले जाने, यूरेटर्स का, ठीक है। तो यूरेटर्स क्या करते हैं, वो जो फिल्टर है जो ब्लड को फिल्टर करके निकला है, वेस्ट जो निकला है उसको कहाँ ले जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा करते हैं। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर, तो यहाँ देखो आ लिखा है सिंगल, तो यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है, एक होता है। इसका काम क्या होता है, यूरिन को स्टोर करना, ठीक है। नेक्स्ट है आ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा भी कैसा होता है, सिंगल होता है। इसका काम क्या होता है, ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी।
यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना, ये काम होता है यूरेथ्रा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर के बारे में कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है। ये ऑफ कोर्स एक थैली की तरह होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, अभी हम फिगर में देखेंगे। ये होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ क्या होते हैं, किनारे साइड आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जैसे ही यूरिन उसमें आकर फिल हुआ और एक उतना अमाउंट जितना कि बाहर निकाल देना चाहिए, उतना अमाउंट जैसे ही भर जाता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी, हमारे माइंड तक सिग्नल पहुंचाते हैं कि अब यूरिनेशन का टाइम हो गया है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, जैसे हम क्लास में बैठे होते हैं, अब टीचर बहुत सख्त है, ब्लैडर भर गया, अब क्या करें सर, रोक के रखेंगे तो ब्लैडर बस्ट कर जाएगा? नहीं, ब्लैडर क्या होता है, ये स्ट्रेचेबल होता है, ये फैलता जाता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें यूरिन इकट्ठा हो जाता है, ताकि आप उस टीचर की क्लास से न जाए, अगली वाली क्लास में जाए। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली यूरिनरी ब्लैडर की। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन द आइदर साइड ऑफ बैकबोन। किडनीज आपकी कहाँ लोकेटेड होती हैं, तो बैकबोन, पीछे की तरफ जो आपके रीढ़ की हड्डी होती है, या सिंपली अगर मैं कहूँ कुछ इस तरह से, अगर आप हाथ करें, अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाए, नीचे वाले एरिया पे, तो जैसे ही आप ले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ कोई चीज़ है, दैट इज किडनीज। ये आपकी बैकबोन के दोनों साइड में पाई जाती हैं, पीछे की तरफ किनारे साइड। ठीक है, तो 2 किडनी पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी कहती है हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है, इस चीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट इज नेफ्रॉन। ये क्या होता है, तो नेफ्रॉन आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखें। नेफ्रॉन क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट। नेफ्रॉन आर द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। ये किडनी में पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं किडनी के। It consists of a tube which is connected to a duct and cup-shaped structure that is called Bowman's capsule. तो ये क्या होते हैं Bowman's capsule? इनकी बात यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन के बारे में बस इतना याद रखें सिंपली कि दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एक लाइन में कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो आंसर है नेफ्रॉन। ठीक है, अब फिगर की बात करते हैं, पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। तो आलसी बच्चे स्नैपशॉट ले लें और पढ़ने लिखने वाले बच्चे इसे नोट करें। ठीक है, तो नोट हो गया, रफ करें। अरे यार, नोट पॉज करके किया जाता है, ऐसा नहीं कि सर इतनी जल्दी कैसे नोट हो गया। पॉज करो, नोट करो, ठीक है, फिर प्ले करो, तब तक मैं बोल दूंगा कि हाँ नोट हो गया है। चलो रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रफ करें, बैठता हूँ। One took a food, food took a fun. My name is Lucky, my name is Lucky. हाँ, तो 2 ये छोटी सी चीजें रह गई हैं, इनको भी समझ लेते हैं कि बोमेंस कैप्सूल क्या होता है। बोमेंस कैप्सूल अभी फिगर में देखते हैं, ज़्यादा घबराओ नहीं कि क्या बताया दे रहे हैं। बोमेंस कैप्सूल सुनते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। बोमेंस कैप्सूल इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। बोमेंस कैप्सूल का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। अब आप कहोगे सर ये तो किडनी का काम होता है, तो किडनी में ही देख रहे हैं, अंदर एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। मेन जिसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हेनलीज लूप। ये क्या होता है सर, लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब कोई ऐसे आड़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड लूप। तो ऐसे ही एक लूप है दैट इज कॉल्ड हेनलीज लूप। इसका काम क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड वाटर, यानी कि ग्लूकोज का
अमाइनो एसिड्स का, और पानी का रीएब्जॉर्प्शन होता है इस जगह पर। अब ये रीएब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्या जरूरत पड़ गई रीएब्जॉर्ब करने की? तो देखो क्या होता है ना कि यूरिन में बहुत सारी चीजें या बहुत ज्यादा अमाउंट में वो क्या होता है, फिल्टर आउट होता है, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट बाहर निकलता है, बाकी क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वैसे तो इतना ही काफी डिटेल हो चुका है, ये सब आप 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि रीअब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि हमारी किडनी मतलब हर 1 मिनट में बहुत ज्यादा, मैं अप्रॉक्स अगर बोलूं तो 180 लीटर के अराउंड, ठीक है, इतने फिल्टर आउट करती हैं। अब आप कहेंगे अरे इतना सारा यूरिन तो जरा सा निकलता है, तो क्या होता है ना कि ये बाकी सारी चीजें जो होती हैं ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो वो कहां पर होती है, हेनरीज लूप में, इसीलिए लिखा हुआ है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अमाइनो एसिड एंड वाटर टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये 11th में पढ़ेंगे अपन। आगे बात करते हैं, देन यूरिन इंटर इनटू द यूरेटर्स, फिर यूरिन कहां जाएगी आपकी, यूरेटर्स में जाएगी, थ्रू डक्ट, कुछ डक्ट है उनके थ्रू, एंड कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर, और फिर वहां से फिल्टर आउट होकर के जाकर कलेक्ट हो जाएगी आपके यूरिनरी ब्लैडर में। अब इतने सारी चीजों की बात करी है, काफी सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई होंगी। नाम को बस याद रखिएगा कि नेफ्रॉन क्या था, वुमेन्स कैप्सूल क्या था, हेनलेस लूप क्या था, इनका काम याद रखिएगा। अभी फिगर में डिस्कस करते हैं और सब चीजें क्लियर करते हैं। चलो तो अब फिगर के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने यूरेटर्स देखे, यूरिनरी ब्लैडर्स देखा है, किडनी को देखा, तो ये सब क्या है। तो देखो ये हमारा किनारे का फिगर है ना, कितना मस्त फिगर है। ठीक है, इस फिगर के जब अंदर झांक के देखते हैं तो हमें ये 2 साइड में दिखाई देती हैं किडनीज। क्या है ये, 2 होती हैं किडनीज, बीन शेप्ड होती हैं। बीन शेप्ड का मतलब पता है, जैसे सोयाबीन होती है ना, बस बिल्कुल वैसे ही, राजमा खाया है, राजमा, बस बिल्कुल वैसे ही देखने में होती हैं। तो ये क्या है, किडनी है। अब यहाँ देखो ऊपर क्या लिखा है, लेफ्ट रीनल आर्टरी। देखो रीनल साइंस में टर्म किडनी नहीं कहते हैं, साइंस में टर्म देते हैं रीनल। रीनल का मतलब होता है किडनी, ठीक है। तो लिखा है लेफ्ट रीनल आर्टरी, यानी कि किडनी की बाएं साइड में जो आर्टरी है दैट इज लेफ्ट रीनल आर्टरी, ठीक है। और लेफ्ट किडनी, बाएं साइड वाली किडनी दैट इज लेफ्ट किडनी। फिर लेफ्ट रीनल वेन, तो वेन और आर्टरी का काम हम देख चुके हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से रिलेटेड होता है और कुछ नहीं। तो लेफ्ट रीनल वेन, जिसको अभी भी कंफ्यूजन है वेन में, आर्टरी में, कैपिलरीज में, तो तुरंत जाकर के लास्ट वाला, इससे प्रीवियस वाला लेक्चर ज़रूर देखें, ठीक है, सारी कंफ्यूजिंग दूर हो जाएंगे। तो लेफ्ट रीनल वेन, वेन का काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये लेफ्ट वाले, रीनल मतलब किडनी में ये जो वेन है दैट इज लेफ्ट रीनल वेन। नेक्स्ट है एओर्टा, एओर्टा का काम भी हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर, देखो जाके। फिर लेफ्ट यूरेटर, यूरेटर का काम क्या है, देखो किडनी से फिल्टर होकर यूरिन पास आउट आके कहाँ आ रहा था, यूरिनरी ब्लैडर में, किसके थ्रू आ रहा था, यूरेटर के थ्रू। तो यूरेटर भी एक पेयर यानी कि जोड़े में 2, एक ये राइट और लेफ्ट यूरेटर, तो दिस इज अ लेफ्ट यूरेटर। फिर वीना कावा, नीचे देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है, और यूरिथ्रा, ये जिसके थ्रू यूरिन बाहर पास आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका फिगर है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग वाला, आपकी एनसीईआरटी में है, ध्यान से देख लें। और नेमिंग ज़रूर याद रखें कि ये आपकी किडनीज, ये आपके यूरेटर्स, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरिथ्रा, ये नाम ज़रूर याद रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। तो आ जाते हैं अपन नेक्स्ट फिगर की तरफ। ये कौन सा फिगर है, दिस इज फिगर 6.14, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में हमने पढ़ा था ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये बड़ा ही अजीब सा फिगर बना है, अरे सर क्या बना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुन लो अभी मैं बना के दिखाता हूँ, सब समझ में आ जाएगा। देखो ये है आपका बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल कुछ इस तरह से होता है, ऐसे, ये आपका ऐसे, ये कुछ इस तरह से समझ में आ रहा है, एक ऐसे गमला टाइप का होता है, ठीक है, ये ऐसे खुला हुआ, तो ये आपका गमला टाइप का होता है, उसी के अंदर कुछ सारी वेसल्स हैं, तो दिस इज बोमेंस कैप्सूल,
ठीक है। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, उसी में आर्टरी की ब्रांच है। फिर उसी के अंदर ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और ये ट्यूबुलर पार्ट क्या होते हैं, पीसीटी, डीसीटी, ये सब आप 11th में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ याद रखिए कि ट्यूब की तरह होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्यूबुलर पार्ट। फिर ब्रांच ऑफ रीनल वेन, वेन की ब्रांच, फिर उसी में कैपिलरीज निकली होती हैं, और लास्ट में आपका बना हुआ होता है दैट इज़ कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पर ये पूरा ब्लड जो है फिल्टर आउट होकर के कलेक्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर ये फिगर समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपको ज़्यादा ना लगे, क्लियरिटी रहना चाहिए। देखो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना, ज़्यादा या कम से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से रटा भी सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ें समझ में आ गई तो ज़्यादा या कम फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ना समझ में आए तो छोटी सी भी चीज़ बहुत बड़ी लगती है। चलो, तो अब पहले तो जो इस फिगर को देख के आप लोग थोड़े से डर गए हैं, उस फिगर का डर दूर करते हैं और देखते हैं कि वो क्या हलवा चीज़ था जिसको एनसीईआरटी ने बहुत ही रायता फैला रखा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है जरा उसको देखते हैं। हमें पता है कि किडनी कैसी होती है, बीन शेप्ड, ऐसे कुछ करके ऐसे, ये आपकी बीन शेप्ड की क्या होती है, किडनी। ये क्या हो गई, दैट इज किडनी। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। कहाँ जाना है, कहीं जाना है क्या, लेट हो रहा है, समझो मजा आएगा। ये क्या है, किडनी। इस किडनी के अंदर क्या पाए जाते हैं, इन किडनी के अंदर कुछ पिरामिड पाए जाते हैं, ये इस तरह के, इस तरीके से कोई पिरामिड पाए जाते हैं। अब किडनी के अंदर है, पिरामिड है, तो इनका नाम दे दिया गया रीनल पिरामिड। क्या नाम दे दिया गया, रीनल पिरामिड। एक्चुअली में रीनल कहते हैं किडनी को, साइंस में रीनल पिरामिड। ठीक है, तो किडनी के अंदर है इसलिए इनको नाम दे दिया गया रीनल पिरामिड। अब देखते हैं ये नेफ्रॉन आया कहाँ से। इस पिरामिड को जरा एक तो बाहर उठवा लेते हैं, पैसा वैसा दे के किसी से, शक्ति का टाइप के आदमी को कहते हैं भैया ये पिरामिड उठा लाओ। अब ये जब पिरामिड उठा के लाया तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इसमें जांच पड़ताल करते हैं कि क्या क्या है इसके पास। पता तो होना चाहिए, उठा के लाया है तो क्या है, कुछ ऐसा ही किसी बंगी आदमी को उठा लाया। तो इसमें जब हमने देखा, जांच पड़ताल किया, तो हमें पता चला कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसमें मिल रहा है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो हमने सोचा यार ये है क्या, जरा इसको भी उठा के लाओ। तो अब इस स्ट्रक्चर को उठा कर लाए तो ये हमें पता चला कि यार ये तो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है। हमने कहा चलो जरा इसको बड़ा करके दिखाओ। तो जब बड़ा किया तो ये कुछ इस तरह से आया, ये भाई साहब कुछ इस तरह से पाए गए, ऐसे, और यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे करके, और फिर ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे करके, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये भाई साहब का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा निकल के आया जब जूम किया। अब जब निकल के आया तो हमने पूछा यार ये है क्या क्या, तो पता चला भाई साहब इनको हम लोग कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल। इन्हीं भाई साहब को कह रहे थे बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, और ये क्या है, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में ये नाम नहीं दिया हुआ है, इन दोनों को पूरा मिलाकर के कह दिया है ट्यूबुलर पार्ट। लेकिन हम लोग देख लेते हैं, जब इतना खोल के देखा है तो इसका नाम भी देख लेते हैं। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड पीसीटी एंड दिस इज कॉल्ड डीसीटी। ये वाला जो है ये डिजाइन, दैट इज कॉल्ड डीसीटी, और ये वाला है पीसीटी। और ये भाई साहब क्या है जो इतने नीचे तक गए हैं, दिस इज कॉल्ड हेनलेज लूप, दिस इज कॉल्ड हेनलेज लूप। ठीक है, और ये भाई साहब क्या बचे, ये आपके बचे दैट इज कलेक्टिंग डक्ट।
इनको नाम दे दिया गया कलेक्टिंग डक्ट। अब ये पीसीटी और डीसीटी क्या है जरा इनको भी बता दीजिए। तो देखिए इनका फुल फॉर्म लिख लेते हैं, यहाँ पर कहाँ लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। पीसीटी, पीसीटी क्या है, ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अगला जो है दैट इज डीसीटी, उसको क्या कहते हैं, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इन दोनों को मिला करके कैसे लिखें, इन दोनों को सपोज ऐसे, इन दोनों को मिलाकर आपकी एनसीईआरटी कहती है ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। इनको ऐसे याद रखिएगा। तो ये जो आप डर रहे थे जिस फिगर से, हमने उसका काम 2 मिनट में खत्म कर दिया, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे भाई साहब, अगर आप भूल जाएंगे पीसीटी कहाँ था, डीसीटी कहाँ था, तो देखो वोमेन्स कैप्सूल के पास पीसीटी, पी से पास वाला पीसीटी, डी से दूर वाला डीसीटी, तो यहाँ लिख लो दूर डीसीटी, पास पीसीटी, ठीक है। तो आप भूलने का झंझट खत्म। अब आप कहेंगे सर हम लोग 10th में पढ़ते हैं, आप इतना डिटेल क्यों बता रहे हैं, ये तो बोर्ड में आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन क्या है ना कि जब नाम दिया है तो उसकी जानकारी लेने में क्या हर्ज है। और वैसे भी अगर आपको नॉलेज हो रहा है तो अच्छी बात है। 11th में आपको टीचर जब पढ़ाएंगे आपको पहले से आता है, होता है ना कोई चीज़ अगर पहले से आती है तो हम क्लास में अपने आप को नवाब समझते हैं, है ना। सर ने कोई चीज़ लिखा नहीं कि सर हाथ मेरा ऊपर, किसको आती है, सर मुझे आती है। कौन इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सर मैं बनाऊंगा। अच्छे अच्छे लड़के ये स्ट्रक्चर नहीं बना पाते भाई, देख के सोचते छोड़ दो यार, स्ट्रक्चर अपने फ्रॉन अपने काम का नहीं है, हम नहीं बना पाएंगे। अब जिन्होंने ये पढ़ा है उनके लिए तो हलवा हो गया ना ये स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर को हमारा एनसीईआरटी में जाने क्या बना के रख दिया, रायता फैला दिया पूरा, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ यार कि 11th में हाथ सबसे पहले ऊपर, क्लास में एकदम नवाबी से, पता तो चले कि बायोलॉजी क्लासेस से पढ़ा हुआ बंदा है ना। चले शरारती बच्चे, आलसी बच्चे फिर से स्नैपशॉट ले लिया वहाँ पर, जो मेरे साथ बना रहे तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो बना ले। बन गया, रफ कर। लास्ट टॉपिक बचा है, जल्दी से खत्म करते हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा वरना। चलो रफ करते हैं। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उससे रब का इशारा मारा मुझे खुदा ने, फिर जैसे किसी के लिए कुछ तुझसे मेरा होता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे मेरा होता। चलो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसकी हेडिंग डाल लो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। पहले देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, फिर बात कर। हाँ तो चलो एक ये लास्ट टॉपिक बचा है, इसे जल्दी से खत्म कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट में कैसे एक्सक्रीशन होता है, तो प्लांट में यार कोई नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह तो बनता नहीं है, किडनी वगैरह तो होती नहीं है, तो क्या चीज़ें होती हैं ज़रा देखते हैं। हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कैसे यार हम लोग CO2 बाहर निकालते हैं, तो पेड़ भी तो ऐसा हमने सुना है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं। प्लांट जस्ट अपोजिट होते हैं, वो क्या करते हैं CO2 लेते हैं और O2 बाहर छोड़ते हैं। तो हमारे मन में आएगा कि ऑक्सीजन कैन बी थॉट, सॉरी यहाँ पर लिखा जा सकता है थॉट, ऑक्सीजन, हम लोग ये सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट मटेरियल
जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ऑक्सीजन कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट मटेरियल जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो बनती है वो क्या कह सकते हैं, एक तरह से वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं प्लांट का। नेक्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल्स ऑफ। वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल्स ऑफ। इसका मतलब है कि हम लोग ये सोच सकते हैं कि यार वेस्ट मटेरियल का मतलब वो होता है जो हमारी बॉडी से बाहर निकले। तो प्लांट्स में भी पत्तियां टूट के गिर जाती हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लीव्स में स्टोर हो सकता है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट भी तो लीव्स को अपने अपने सॉरी मतलब अपने ब्रांचेस से नीचे गिरा देते हैं, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज अ रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। कभी प्लांट्स के पास जाकर देखा है क्या आपने? कभी जब प्लांट्स के पास जाकर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ गीला गीला सा पानी जैसा बह रहा है। कई बार कुछ प्लांट्स में कुछ गम्स जैसे गोंद एक वो होती है जो खाने में मिलाई जाती है, कई बार कुछ लड्डू वगैरह बनाए जाते हैं ना आटे के, उसमें वो गम मिलाई जाती है, तो वो क्या होता है, वो भी एक तरह से प्लांट का वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर बहुत खूबसूरती के साथ बहुत डिटेल के साथ हमने पूरा कंप्लीट किया। ठीक है, तो हैप्पी, और इसी तरह से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक भी खत्म करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर भी पूरा करेंगे बहुत ही फील के साथ और बहुत ही डिटेल के साथ, ताकि आगे आने वाली क्लासेस में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो कि यार टीचर ने जल्दी जल्दी रटा दिया। रटाया नहीं, हर चीज़ को एक फील के साथ बताया है। तो इसी के साथ पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। थैंक यू।